नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो हम प्रोत्साहित होंगे और आपके लिए और अधिक अच्छे तरीके से वीडियो बनाकर ला पाएंगे। ठीक है, आज का विषय शुरू करते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन के आता है और अगले ही साल उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। द्वैत शासन को समाप्त करते हैं वारेन हेस्टिंग और लगान व्यवस्था में भी सुधार करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम चर्चा करेंगे वारेन हेस्टिंग भारत में तत्कालीन न्याय व्यवस्था को बदलकर कैसे एक नई न्यायिक व्यवस्था का स्थापना करते हैं और कैसे इस कार्य में सफल होते हैं, जो आगे चल के भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए आधार का कार्य करेगी। शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के आने से पहले भारत में नवाब और नवाब द्वारा नियुक्त स्थानीय जमींदार ही निर्णय देते थे। स्थानीय जमींदार चाहे वो दीवानी मामले हो चाहे वो फौजदारी मामले हो, इन दोनों मामलों को स्वयं देखते थे। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां पे जमींदार का हित सामने आता रहा होगा वह अपने हक में ही फैसला देता रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो उसके ऊपर दबाव बना सके कि उसका निर्णय सही हो। ऐसे में स्थानीय जमींदार अपनी मनमानी करते थे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा होगा। वारेन हेस्टिंग जब इस बात को देखते हैं, समझते हैं, तो उन्हें लगता है कि एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को न्याय मिल सके और जो निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जा सके। ऐसे में वो जिला स्तर पे दो न्यायालय की स्थापना करते हैं, जिसमें एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय होता है। दीवानी न्यायालय कलेक्टर के अधीन रखा जाता है। कलेक्टर 500 रुपए तक के मामले देख सकता है और 10 रुपए तक के स्थानीय मामलों को वहीं पे निपटाने का आदेश दिया गया होता है। ऐसे में कलेक्टर के सहायता के लिए भारतीय अधिकारियों को लगाया गया होता है, जो इन्हें सूचना देते हैं और एक तरह से कहें तो एविडेंस यानी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कलेक्टर के सामने, जिससे उसे न्याय करने में आसानी होती है। दूसरी तरफ फौजदारी मामलों को देखें तो जिला स्तर पे भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और यह मुफ्ती और मौलवियों की सहायता से न्याय करेंगे। मुफ्ती और मौलवी अपने जो उनके हदीस और अन्य ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से वो न्याय करेंगे उसको हम देखेंगे। यहाँ पे इनको मृत्यु दंड या जब्ती का अधिकार नहीं है, यानी यह फौजदारी मामलों में किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। इनको अपने से ऊपर के न्यायालय जो कलकत्ता में बनाया जाएगा वहां से आदेश लेना होगा या मामले को वहां स्थानांतरित कर देंगे। अपील करने के लिए इसमें जो सबसे अच्छी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग ने बनाई, अपील की कि अगर निचले स्तर पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है या न्याय में अनियमितता पाई गई है तो वह पीड़ित जो है उच्च न्यायालय यानी अपील न्यायालय में जा सकता है, जो कलकत्ता में बनाया जाएगा, जिसको कहा जाएगा सदर दीवानी और सदर निजामत। इस कलकत्ता में जो न्यायालय बना गया, इसके जो प्रमुख होंगे वो गवर्नर होंगे और काउंसिल के दो पुराने सदस्यों को बनाया जाएगा और राय रायन नाम के सदस्य जो पद है उसकी सहायता से निर्णय करेंगे। यानी हम देख रहे हैं कि जो अभी तक नवाब और जमींदार सिर्फ दो व्यक्तियों के जिम्मे न्याय व्यवस्था थी, अब वह किस तरह से उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया है, उसको बांट दिया गया है और न्याय व्यवस्था को सुलभ बनाने का एक अच्छा और सराहनीय प्रयास वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। आगे चल के हम देखेंगे कि यही व्यवस्था भारत में आज तक चलेगी और इसका सुधार होता जाएगा, लेकिन आधार तो न्याय व्यवस्था की वारेन हेस्टिंग ने रख ही दी है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जब भी वारेन हेस्टिंग के चरित्र चित्रण की बात आएगी तो उसको आप लिखेंगे, पहले द्वैत शासन व्यवस्था का अंत, फिर लगान व्यवस्था को व्यवस्थित करना और फिर न्याय व्यवस्था को। अब आगे हम बढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने आर्थिक व्यवस्था में सुधार किया, अंग्रेजों को कैसे आर्थिक व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया वारेन हेस्टिंग ने। अब हम उसको देखेंगे।
इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, न्याय व्यवस्था में कैसे सुधार हुआ। कुछ पॉइंट और हैं, जैसे न्यायाधीश के पदों को वैधानिक बना दिया गया। अब उन्हें किसी भी अन्य प्रकार से उपहार लेने या किसी भी सामाजिक समारोह में भाग लेने पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि न्यायाधीश के पद में शुचिता का बहुत महत्व है। न्यायालय की कार्रवाइयों को लिपिबद्ध किया जाने लगा, यानी अभिलेख। अभिलेखीय न्यायालय के बारे में जब हम बात करें कि किसने प्रारंभ किया, तो हमें वारेन हेस्टिंग का ही नाम लेना होगा। अब जो भी निर्णय सुनाए जाते थे, चाहे वो दीवानी से संबंधित हो या फौजदारी से संबंधित हो, उनको अब लिपिबद्ध किया जाने लगा। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास ये भी है वारेन हेस्टिंग का। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ने यानी 1773 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन अभी इस जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय बनाया गया है, इससे अभी संबंध पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएंगे और अभी यही व्यवस्था चलती रहेगी। अब हम आर्थिक सुधार के बारे में बात करेंगे। आप पूरे इस चार्ट को बना लें और कहानी को दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक सुधार के बारे में। वारेन हेस्टिंग के आर्थिक सुधार के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग के आने से पहले द्वैध शासन व्यवस्था ने बंगाल की जनता को इतना चूसा था, बावजूद उसके कंपनी घाटे में चली गई थी और ब्रिटेन में इसकी निंदा भी होने लगी कि आखिर जब इतना ज्यादा शोषण हुआ तो धन गया कहाँ। धन चला गया था व्यक्तिगत रूप से हर अंग्रेज अधिकारी के पास। ऐसे में वारेन हेस्टिंग आते हैं और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का कार्य करते हैं। वो कैसे इस आर्थिक व्यवस्था को पटरी पे लाएंगे, आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम जिन्हें 26 लाख की पेंशन मिलती थी, जब वारेन हेस्टिंग को लगा कि उन्हें हम 26 लाख रुपया क्यों दें, तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। वारेन हेस्टिंग यही नहीं रुकते हैं, इलाहाबाद और कारा नामक जिले जो अभी तक शाह आलम के कब्जे में थे, उसे 50 लाख रुपए नवाब से लेकर के नवाब को दे दिया जाता है। यानी सीधे सीधे 50 लाख और 26 लाख यानी 76 लाख का लाभ कंपनी को तत्काल हो गया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने टकसाल संबंधी सुधार किए। अभी तक जो सिक्के छपते थे, जो बनते थे सिक्के, उनमें अनियमितता होती थी और उनको बड़ी व्यापक स्तर पे उनका डुप्लीकेसी किया जाता था। इस अनियमितता को दूर करने के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना कराई और एक नियमित रूप में सिक्के को ढालना प्रारंभ करवाया और सभी जहां तक इनका क्षेत्र था वहां इन सिक्कों को वैधानिकता प्रदान कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। नमक बनाने का एक अधिकार वारेन हेस्टिंग के समय में मिल गया, जिससे कंपनी को बहुत लाभ होता है, और दस्तक का प्रयोग बंद करवा दिया। यह वही दस्तक है जिसका प्रयोग करके अंग्रेज अधिकारी भारतीय व्यापारियों का शोषण करते थे, जिसको मीर कासिम ने बोला था कि अब दस्तक का प्रयोग भारतीय भी करेंगे और उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी दस्तक के दुरुपयोग को समझते हुए वारेन हेस्टिंग इसकी जो वैधानिकता है उसको समाप्त कर देते हैं और अब सभी को व्यापार करने का अधिकार है। लेकिन अभी और सुधार होगा, व्यापार करेंगे तो आपको टैक्स भी देना होगा। इस क्रम में वो चुंगी वसूली को व्यवस्थित करते हैं। अभी तक जगह जगह चुंगी चौकियां बनी होती हैं जहां पे वसूली होती है और व्यापारियों को बहुत कष्ट होता है, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर भारतीय व्यापारी हो। ऐसे में वो सभी चुंगियों को खत्म कर देते हैं और सिर्फ कलकत्ता, हुगली, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में चुंगियों की स्थापना करते हैं। इस चुंगी की व्यवस्था को करने के बाद कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है। अगला आर्थिक सुधार के क्रम में वो ददनी प्रथा, ददनी एक प्रकार का कर होता था जो व्यापारियों को देना पड़ता था। वारेन हेस्टिंग इसको भी बंद करवा देते हैं, यानी जो धन अतिरिक्त माध्यमों से इधर उधर बह जाया करता था, उस धन को एक जगह इकट्ठा होने का मौका मिला और कंपनी का लाभ बढ़ता चला गया।
भूटान, तिब्बत, मिस्र, जेद्दा से भी व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। अब भारत में जो सामान बनता था, अंग्रेज जिन वस्तुओं का व्यापार करते थे, वह भारत से बाहर और भारत के अंदर भी बहुत ही सुविधाजनक, सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से चारों तरफ उनका वितरण होने लगा और कंपनी को लाभ होने लगा। आर्थिक सुधार में भी हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग हर उस चीज पे सुधार करते हैं जिससे उनको लगता है कि कंपनी को नुकसान हो रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन प्रशासक की तरह अभी तक उनके कार्यों को हम देख रहे हैं। अब हम उनके चर्चा करते हैं, जनहित के कार्य उन्होंने क्या किए। वारेन हेस्टिंग के समय हम देख रहे हैं कि जब वो आएंगे तो द्वैत शासन व्यवस्था के दोषों के कारण चारों तरफ अराजकता फैली है। किसान अपना कार्य छोड़कर छापामारी के युद्ध कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, सन्यासी बन गए हैं और उस रूप में लूट कर रहे हैं। इन सब को उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा रुकवा दिया। विवाह करने के लिए उस समय धन दिया जाता था, उस व्यवस्था को भी इन्होंने समाप्त करवा दिया। इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। अब वो सभी बुराइयां जैसे लूटपाट, हत्या, गिरह कटाई, ठगी, इन सभी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया। ठगी का अंत हम देखेंगे, स्लीमैन करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने उस समय व्याप्त लगभग सभी बुराइयों को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया और जनहित से संबंधित भी कई कार्य किए हैं इन्होंने। वारेन हेस्टिंग की चर्चा अब ये हो गई। अब हम देखेंगे कि संवैधानिक विकास जब होगा तो उसमें वारेन हेस्टिंग का क्या योगदान होगा, क्योंकि उस समय ये गवर्नर जनरल हैं। 13 वर्षों में बहुत कुछ सुधार होगा। तो अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वारेन हेस्टिंग के समय संवैधानिक सुधार। अब कुछ चर्चा ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर क्रम से पढ़ाएं, तो क्रम से ही हम चल रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो अभी कोरोना के कारण कोई किसी भी राज्य में किसी भी परीक्षा का तिथि अभी निर्धारित नहीं है। ऐसे में हमें रेगुलर बस होना है। आप लगातार पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को रोज 5 से 6 घंटे आप पढ़ते रहें और कोचिंग या जो भी टीचर हैं वो आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनाने का काम करते हैं। हम आपको धीरे धीरे ले जाएंगे, क्योंकि तैयारी एक सतत प्रक्रिया है और आपको लगातार लगे रहने होता है सफलता मिलने तक। घबराए नहीं, आराम से पढ़ें, कोर्स भी पूरा होगा, आपको ज्ञान भी होगा, आपके प्रश्न भी सही होंगे। बस आप निरंतर बने रहें, अपने ध्यान को न भटकाएं, सिर्फ और सिर्फ किताबों को अपना दोस्त बनाएं, उन्हीं से बात करें, उन्हीं को समझें, वही आपका कल्याण करेंगी। हम आपकी निरंतरता बनाए रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आप भी निरंतर बने रहें, हमारे साथ पढ़ते रहें, पथ इधर उधर न भटकें, अपने पथ को निर्धारित किए रहें कि मुझे इसी रास्ते पे चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो भटका वो पीछे छूटेगा, क्योंकि एक नंबर पे जब ग्राफ गिरता है तो 10,000 से 20,000, 25,000 स्टूडेंट एक साथ नीचे आते हैं। यानी आपको हर चीज पे नजर गड़ाए रखनी है कि अगर ये 1772 में वारेन हेस्टिंग आते हैं और 1785 में जाते हैं तो उस बीच की जितनी भी घटना है उस पे आपको गिद्ध की नज़र रखनी है और दिमाग में तथ्य को याद रखना है। कहानी आपको मैं ऐसे सुनाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन फैक्ट आप किताब से रटते रहें। कहानी जब आपके दिमाग में रहेगी तो फैक्ट याद हो जाएगा। तो आप भी थोड़ा मेहनत करें हमारे साथ, सफलता आपको मिलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को। आप देख रहे थे CSE चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।